हेलो ऑल, वेलकम टू ईकीडा। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इस पर डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था जो था एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। और तभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा। सो गाइस, आज के वीडियो में हम वही टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो है एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पब्लिक पॉलिसी होती क्या है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। बट गाइस, लॉ में पब्लिक पॉलिसी का कोई भी डेफिनेशन नहीं है। लॉ भी डिफाइन नहीं कर पाई है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। बट लॉ ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं और वो पॉइंट्स क्या बोलते हैं। पहले हमें ये देखना है कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें कौन सी है, ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी। फिर देखना है कि हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल क्या है, ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है। और जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो हार्मफुल होंगी या सोसाइटी के अगेंस्ट होगी तो वो पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल काइंड ऑफ लॉ ने दिया है और वो एग्जाम्पल क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैज द टेंडेंसी टू इंज्योर पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर को इंज्योर करना चाहता है, उनको डैमेज पहुंचाना चाहता है, सिंपल लैंग्वेज में बताना है, जो पब्लिक के हित में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं। और ऑब्वियसली ऐसे सारे एग्रीमेंट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो हो जाते हैं वॉइड, ठीक है। अब लॉ ने हमारा काम वैसे इजी कर दिया है। लॉ ने हमें एक लिस्ट दी है, ठीक है, और वो लिस्ट से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होती है। तो वो लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग विथ एनिमी। अब आई होप ये पॉइंट पढ़ के थोड़ी बहुत आइडिया आ चुकी होगी। ट्रेडिंग विथ एनिमी, ट्रेडिंग विथ एनिमी मतलब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, और दोनों के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन आ गई। आई गेस आपको थोड़ी बहुत आइडिया, क्लियरिटी आ चुकी होगी। सो एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, और दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेके वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है। तो अब क्या होगा कि वो दोनों कंट्री के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टॉप किए जाते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे स्टॉप किए जाते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टॉप किए जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में, सपोज जो कंट्री ए थी वहाँ में से कोई इंडिविजुअल या वहाँ में से कोई एक कंपनी, वो जो वॉर वाली जो कंट्री है वहाँ की कंपनी के साथ या वहाँ के किसी इंडिविजुअल के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है तो वो हो जाएगा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, बिकॉज लॉ हमें परमिशन नहीं देता है कि हमारे एनिमी के साथ हम ट्रेड करें, ठीक है, सिंपल। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। गाइज, ये जो पॉइंट है वो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गई तो थर्ड एंड फोर्थ ईजिली समझ जाओगे। सो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये हमारा एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ऑब्वियसली मूवीज़ से रिलेटेड है, बिकॉज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन हमने मूवीज़ में ही देखा है, ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी होता है, बट यहाँ पे हम मूवी के एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमारे एग्जाम्पल में ये इंडिविजुअल हीरो है, ठीक है, ये इंडिविजुअल विलन है, ठीक है। अब विलन ने किसी का मर्डर कर दिया है प्रॉपर्टी को लेके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके विलन ने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, और जिसका भी मर्डर किया है सपोज कि वो हीरो का फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर होगा, तो हीरो को आया गुस्सा, तो हीरो ने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। अब हीरो को ये पता है कि जो ये इंडिविजुअल है ये विटनेस है, इसने ये सारा देखा है, ठीक है, इसने देखा है कि ये जो विलन है, ये जो इंडिविजुअल है, इसने कोई XYZ पर्सन का मर्डर किया है और ये इंडिविजुअल ने वो देखा है। तो हीरो इससे जाके बोलता है कि आपको आके कोर्ट में स्टेटमेंट देना है, आपने जो भी देखा है, जो भी सच है, आपको जाके कोर्ट में स्टेटमेंट देनी है। ये बोल रहा है ओके, विटनेस रेडी हो गया। बट जैसे ही विलन को ये पता चल जाता है कि इसके खिलाफ कोई एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट देने वाला है, विलन क्या करता है,
अपनी पावर का यूज़ करके, अपने पैसों का यूज़ करके विटनेस को खरीद लेता है। ठीक है, बहुत सारे मूवीज़ में हमने ये वाला सिनेरियो देखा है कि विटनेस को खरीद लेता है विलन अपने पावर के वजह से या अपने पैसों के वजह से, और विटनेस को मैनिपुलेशंस करने बोलता है। विटनेस को बोलता है कि आपको सच नहीं बताना है कोर्ट में, आपको झूठ बताना है कोर्ट में। ठीक है, मैनिपुलेट करना है सच को। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो हो जाती है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी लॉ जो है वो जस्टिस में बिलीव करती है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सच को छुपा रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, और हम सच को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, जिसके वजह से जस्टिस नहीं मिल पा रही है। जो राइट इंडिविजुअल है, जिसकी सच्चाई की राइट साइड है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऐसे जो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ मेंटेनेंस। अब नेचर ऑफ मेंटेनेंस क्या है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन समझ गया कि विटनेस को खरीद लेना। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सो ये वो एग्जाम्पल है। अब अगेन सेम, हमारा एग्जाम्पल का ये विलन है, हमारे एग्जाम्पल का ये विटनेस है। अब यहाँ पे विटनेस जो है झूठ बोलने के लिए रेडी है कोर्ट में। ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं मेंटेनेंस की बात करती हूँ, ये जो विटनेस है वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहेगा, मतलब फ्री में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं कि फ्री में वो झूठ बोलने के लिए रेडी है, इसकी हेल्प करने के लिए रेडी है। क्यों? बिकॉज मे बी वो उसका फ्रेंड होगा, मे बी उसका बेस्ट फ्रेंड होगा, मे बी उसकी फैमिली मेम्बर होगा, तो वो इसको बचाने के लिए फ्री में झूठ बोलने के लिए रेडी है। ठीक है, या तो फ्री में या तो एक मिनिमम नॉमिनल अमाउंट लेके झूठ बोलने के लिए रेडी है। जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है, ये क्या बोल रहा है इंडिविजुअल? ऑफ कोर्स आई विल लाई, आई एम योर फैमिली एंड आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, मैं झूठ बोलने के लिए रेडी हूँ बिकॉज तुम मेरी फैमिली हो। ठीक है, और तुमको बचाना है मुझे, और इसके वजह से वो झूठ बोलने के लिए रेडी है। ठीक है, वो हो जाता है मेंटेनेंस। या तो वो फ्री में झूठ बोलेगा या तो एक नॉमिनल सा मिनिमम अमाउंट लेके झूठ बोलेगा। ठीक है, सो आई होप स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड नेचर ऑफ मेंटेनेंस, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचर ऑफ चैम्बर्टी। नेचर ऑफ चैम्बर्टी क्या बोलता है? अब ये इसका अपोजिट। ठीक है, इसके लिए भी एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। अगेन हमारे स्टोरी का विलन, हमारे स्टोरी का विटनेस। अब यहाँ पे विटनेस झूठ बोलने के लिए तो रेडी है, बट यहाँ पे विटनेस रिटर्न में प्रॉपर्टी का हाफ शेयर मांग रहा है। ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल था कि विलन ने जिसका खून किया था प्रॉपर्टी को लेके, तो अब वो सारी प्रॉपर्टी विलन की हो गई है, तो अब वो ही प्रॉपर्टी का हाफ शेयर ये इंडिविजुअल मांग रहा है, वो हो जाएगा चैम्बर्टी। ठीक है, सो आई होप गाइज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, नेचर ऑफ मेंटेनेंस एंड नेचर ऑफ चैम्बर्टी, ये आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट फॉर द सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल्स। अब अगेन ये सिनेरियो भी हमने बहुत बार देखा है। जैसे मुझे एक याद है एक मूवी जहाँ पे वो 21 दिन में पैसे डबल करने की बात करती है, ऐसे एग्जाम्पल्स। या फिर कोई इंडिविजुअल आके किसी से पैसे लेके बोलता है कि हाँ आपको गवर्नमेंट में जॉब दिला दूंगा, आपको बस पैसे भरने हैं, यहाँ हम आपको एग्ज़ाम में पास करवा देंगे, यहाँ आपको ये अवार्ड्स वगैरह टाइटल्स वगैरह मिल जाएंगे। टाइटल्स का मतलब है यहाँ पे अवार्ड्स। ठीक है, सो अगर ऐसी कोई चीज़ें कोई कर रहा है हमारे सोसाइटी में तो वो हो जाएंगी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स। अब ये पॉइंट स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको ये बताना है कि जहाँ पे भी आप रिस्ट्रेन वर्ड देख लोगे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ दिस, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ दैट, रिस्ट्रेन वर्ड आ गया, समझ लेना कि वो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही होंगे, बिकॉज रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को रोकना। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा परमिशन नहीं देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं एंजॉय करने के, और वो राइट्स हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, ना कि गवर्नमेंट भी हमसे वो राइट्स छीन सकती है। तो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है जो हमें कर दिस,
सो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स हैं जो हमारे राइट्स हमें एंजॉय करने से रोकते हैं तो वो सारे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं वॉइड और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। जैसे हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है, पेरेंटल राइट्स को रिट्रेन कर दिस, पेरेंटल राइट्स को रिस्ट्रेन कर रहा है। मतलब ऐसे जो एग्रीमेंट्स जो पेरेंट्स को उनके राइट्स एंजॉय करने से रोक रहा है, पेरेंट्स को उनके राइट्स एंजॉय करने से मना कर रहा है, तो अगर ऐसे कोई राइट्स होंगे तो ऑब्वियसली वो हो जाएंगे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि कोई एक बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, और वो पेरेंट्स को बोल रही है कि आप हर वीकेंड या हर महीने बच्चों को मिलने नहीं आ सकते, डायरेक्टली जो ईयर एंड होगा आप तभी ही बच्चों को मिलने या उनको लेने आ सकते हो, बीच में आप बच्चों को मिलने नहीं आओगे, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा पेरेंटल राइट्स के अगेंस्ट। तो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है जो पेरेंट्स को उनके राइट्स एंजॉय करने नहीं देते हैं तो वो हो जाएंगे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फ्रीडम्स दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन एंड सो। सो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है जो हमारी पर्सनल फ्रीडम या पर्सनल लिबर्टी को हमें एंजॉय करने से रोक रहे हैं तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी हो जाएंगे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन टू ट्रेड। रिस्ट्रेन टू ट्रेड, अब ये जो राइट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये परमिशन दी है कि हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन चूज कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। सो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स होंगे जो हमें ट्रेड करने से रोक रहे हैं, ठीक है, हमारा ट्रेड कर दिस, हमें ट्रेड करने से रोक रहे हैं या हमारे ट्रेड में प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी हो जाएंगे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन टू मैरिज, बट यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिखा है चाइल्ड मैरिज। अब ये क्या कहता है, अब अगेन ये वाला जो पॉइंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जो भी मेजर इंडिविजुअल्स हैं, मेजर इंडिविजुअल्स मतलब 18+, ठीक है, जो शादी करना चाहते हैं। अब अगेन जब मैं मेजर बोल रही हूँ और शादी करने की बात कर रही हूँ तो बॉयज़ की मेजर या राइट एज होती है 21 और गर्ल्स की होती है 18। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जो मेजर है, जो लॉ की नज़र में शादी करने के लिए मेजर है, वो अपना पार्टनर खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड वो मेजर होने चाहिए। और वो इंडिविजुअल्स को, हर एक इंडिविजुअल्स को जो मेजर है, अपना अपना पार्टनर चूज करने का हक उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और वो अपने पार्टनर के हिसाब से अपना पार्टनर चूज करने के बाद वो उनसे शादी कर सकते हैं। कर दिस ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन टू मैरिज। अब ये भी पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन से आया है हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जो भी मेजर इंडिविजुअल्स है अकॉर्डिंग टू मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट में मेजर कौन होगा, बॉय जिसकी एज 21 या उससे ज़्यादा होगी, गर्ल जिसकी एज 18+ होगी, वो मैरिज एक्ट के हिसाब से मेजर है। तो ऐसे जो मेजर्स है वो अपना पार्टनर खुद चूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको जैसी शादी करनी है, जिस रिलीजन, जिस कल्चर के साथ शादी करनी है, वो अपनी शादी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है। सो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है जो ये हक को रोक रहा है, ठीक है, शादी में रुकावटें ला रहा है, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स हो जाएंगे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज ये हक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, चाइल्ड मैरिज। अगर किसी की चाइल्ड मैरिज हो रही है और कोई एक NGO या कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक इंडिविजुअल जाके वो शादी को रोक रहा है, तो वो जो है वो वैलिड होगा, बिकॉज हमारे लॉ में चाइल्ड मैरिज जो है वो अपोज्ड है, ठीक है, अलाउड नहीं है चाइल्ड मैरिज। सो चाइल्ड मैरिज के अलावा जो भी मेजर्स है वो अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से शादी कर सकते हैं। बट अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है जो उनके शादी में रुकावटें ला रहा है, तो वैसे एग्रीमेंट्स हो जाएंगे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, सिंपल। सो आई होप ये जो रिस्ट्रेन टर्म है वो आपको समझ आया होगा। सो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विथ कोर्स ऑफ जस्टिस और रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। इंटरफेयरिंग, कोर्स ऑफ जस्टिस, रिस्ट्रेन, लीगल प्रोसीडिंग, ये क्या बोलता है कि अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है जो कोर्स ऑफ जस्टिस,
जस्टिस के काम में रुकावटें लाना, ठीक है, या जस्टिस के काम में, लीगल प्रोसीडिंग्स के काम में इंटरफेयर करना। तो अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट्स है तो वो एग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये भी हमने मूवीज में देखा है, कोर्ट को गुमराह करना या तारीख पे तारीख वाला सिचुएशन, कि जानबूझ के वो पार्टी कोर्ट में आ ही नहीं रही है जिसकी वजह से नेक्स्ट डेट मिलते जा रही है। तो अगर ये जानबूझ के अगर वो कर रहे हैं तो वो होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करना, ठीक है। तो ये वाली चीज भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या चीज है, सपोज कि दो इंडिविजुअल है, अगेन पार्टी ए और पार्टी बी। अब पार्टी ए जो है वो पैसे लेके, मतलब उसको ऑलरेडी पैसे मिले हैं या पैसे मिलने वाले हैं, और बस ये पैसों की लालच के वजह से वो पार्टी बी से शादी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट्स है, ऐसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, जो पैसों के लिए किए हैं, लालच के लिए किए हैं, तो वो हो जाएंगे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्यों ऐसा है, बिकॉज हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर की जब हम बात करें तो हर एक रिलीजन में शादी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, शादी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। और शादी और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर शादी को बिजनेस की तरह अगर किया गया है तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज्ड टू ड्यूटी। इसका मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, ठीक है, या उनके ड्यूटी के अपोजिट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे वो भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड फॉर पार्टली अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि अगर हमारे एग्रीमेंट्स में अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होगा तो वो एग्रीमेंट्स ऑब्वियसली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होंगे, ठीक है। अगर वो पार्टली होगा तो भी पूरा का पूरा एग्रीमेंट, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड किया जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अब ये क्या होता है मोनोपोली, ये टर्म आप में से बहुत जन को पता होगा, जहाँ पे हम बोलते हैं सिंगल सेलर। अब मोनोपोली लॉ क्यों मना करता है, बिकॉज अगर कोई जानबूझ के मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, अब यहाँ पे जानबूझ के ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन अगर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से हर एक जो बायर है उसको राइट टू चूज, ये उसका एक फ्रीडम है, ठीक है। उसको एक राइट दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकता है, प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, एक्सेट्रा। सो जहाँ पे मोनोपोली हो जाती है तो उससे ये अपना जो राइट है, राइट टू चूज, वो वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अगर कोई कंपनी जानबूझ के मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, जानबूझ के, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से अगर मोनोपोली आ चुकी है, फेयरली मोनोपोली आ चुकी है, तो दैट इज ओके। बट अगर कोई जानबूझ के मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, टेंडिंग टू क्रिएट अ मोनोपोली, ताकि वो प्राइस बढ़ा सके, कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच सके ज़्यादा प्राइस पे, कस्टमर्स को चॉइस ही ना रहे, अगर ऐसे उनके इंटेंशंस है और ये इंटेंशंस की वजह से उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की है, तो वो हो जाएगा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। बिकॉज यहाँ पे एक राइट है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, राइट टू चूज, वो राइट यहाँ पे एंजॉय करने नहीं मिल रहा है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। आई होप हमने जितने भी पॉइंट्स किए, टोटल 14 पॉइंट्स हमने पढ़े आज, एंड आई होप एंड आई गेस आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।